हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ और आप देख रहे हैं बुलेट 360। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये है बैंकिंग सीरीज। इसमें हम बैंकिंग के स्टैटिक और करंट टॉपिक्स से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए ओपन करते हैं आज की मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ बुलेट 360। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं TLTRO के बारे में। ये TLTRO क्या होता है, या हम कहें कि LTRO क्या होता है। TLTRO का आपको फुल फॉर्म आगे जा करके और अच्छी तरह से पता चलेगा, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बता दूं, TLTRO जो होता है वो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, या इसे नॉर्मली लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बहुत कुछ है जानने के लिए। हम जानेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और इसके छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर जानेंगे कि इसे स्टार्ट कब किया गया। ओके, मतलब कब ये शुरू हुआ। ओके, फिर देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट था LTRO जब आ गया तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ने लगा, वो समझेंगे। फिर देखेंगे कि हाउ डज इट हेल्प बैंक्स, ये बैंक्स को कैसे मदद करता है और क्यों ये इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, उसके बाद देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ऐसा पहला बैंक था जिसने LTRO को इंट्रोड्यूस किया। फिर समझेंगे कि आखिर RBI को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसने LTRO को इंट्रोड्यूस किया। ओके, चलिए फिर इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। लेकिन शुभारंभ करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे अच्छे अच्छे कंटेंट और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। नाउ पहला पॉइंट आता है आपका, व्हाट इज LTRO एंड TLTRO। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, LTRO दैट वाज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लेकिन LTRO को समझने से पहले या TLTRO को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि रेपो रेट क्या होता है। बहुत लोग रेपो रेट को समझते होंगे, फिर भी बेसिक से शुरू करते हैं। रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट के नाम से जानते हैं। ओके, रीपर्चेज रेट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, देखिए 1988 में 1988 में नरसिम्हन कमेटी आती है। नरसिम्हन कमेटी ये कहती है कि हमें मार्केट में, अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो, तो हमें मार्केट में मैक्सिमम लिक्विडिटी रखनी होगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी रखनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी का फ्लो होगा मार्केट में, और अगर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी फ्लो होगा तो क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को मिलेगा, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल मिलेगा, और उसके कारण जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगी। उसके कारण, उनकी रिकमेंडेशन के कारण क्या हुआ, लाफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, खैर, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में ही आपका रेपो रेट आया। ओके, तो फिर देखते हैं कि इसके पहले क्या था। तो पहले एक नॉर्मल फंडा चलता था कि बैंक रेट पर, जो भी RBI एक बैंक रेट फिक्स करता था, बैंक रेट पर लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते थे। ओके, बैंक रेट पर बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन, RBI जो है वो बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन दिया करते थे। ओके, फिर जब ये नरसिम्हन कमेटी आती है और इन्होंने रेपो रेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एक दिन से लेकर के एक साल तक रेपो रेट पर, ठीक है, जो रेपो रेट थी उस पर हमें शॉर्ट टर्म लोन मिलने लगता है। ओके, लेकिन जो भी शॉर्ट टर्म लोन मिलता है उसके बदले हमें बैंक को, यानी कि हमें मतलब इन द सेंस बैंक को कोलेट्रल रखना पड़ता था RBI के पास। एक इन शॉर्ट में फिर से मैं बता देता हूँ, RBI रेपो रेट तय करती थी और इस रेपो रेट पे बैंक को लोन देती थी, जिसके एवज में बैंक जो है वो कोलेट्रल रखता था। यानी कि कहें कि हम अगर कोलेट्रल रखेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बैंक अगर कोलेट्रल रखेगा तो उसे कर्ज मिलेगा। ओके, अब यहीं पर आता है एक नया टर्म दैट इज कॉल्ड LTRO। अब ये LTRO क्या था, देखिए LTRO इसी के बाद आया
यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आया। इसमें प्रोसेस सब कुछ रेपो रेट जैसा था, बस जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी चेंज हुई। शॉर्ट टर्म की जगह अब लॉन्ग टर्म लोन होने लगा। लॉन्ग टर्म कहाँ तक? 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक। ओके, 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर, बाकी सारी कंडीशन रेपो रेट वाली है। 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक का अगर आपको लोन चाहिए तो उसे हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहेंगे, विद कंडीशंस कि आपको रेपो रेट पर ही वो मिलेगा। क्या? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन वाला जो रेट है वो मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा चीज़, रेपो रेट पर तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कोलेट्रल भी रखना होगा। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ देखिए, LTRO इज अ टूल। LTRO एक टूल था दैट लेट्स बैंक बोरो। क्या कर सकता है? इस टूल के थ्रू जो बैंक है वो लोन को बोरो कर सकता है। कब तक? जैसा कि आपको पहले बताया, 1 से लेके 3 साल तक के लिए वो ये फंड उठा सकता है। फ्रॉम कहाँ से? सेंट्रल बैंक से। ओके, सेंट्रल बैंक से ये लोन उठा सकता है। अब देखिए, बताया आपको पहले भी, रेपो रेट पर ही लोन उठेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम क्या करेंगे? एज अ कोलेट्रल रखेंगे, तब हमें ये लोन मिलेगा। ओके, अब एक चीज़ और देखते हैं कि ये तो हमने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में बताया, लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन टारगेटेड हो जाता है कब? जब हमारा सेंट्रल बैंक बोलता है कि आपको एक स्पेसिफिक जगह पर, ओके, एक स्पेसिफिक जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट। ठीक है, आपको ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना होगा। कब? जब आपको ये लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके 30 वर्किंग डेज में आपको ये काम कर देना होगा। यानी कि 30 दिन आपको मोहलत देते हैं। आपको जब ये मिल जाए तो आप इसे कहीं भी, किसी भी कॉर्पोरेट डेब्ट में आप लगा दीजिए। ओके, अब चलते हैं आगे कि ये तो हमारा LTRO का कॉन्सेप्ट था कि LTRO होता क्या है। ठीक है, लेकिन कब LTRO को इंट्रोड्यूस किया गया? ओके, व्हेन विल LTRO वाज स्टार्टेड, या हम कहें कि LTRO को कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं, RBI ने, यानी कि सेंट्रल बैंक ने, जो LTRO था उसे 15 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ LTRO। LTRO का क्या इम्पैक्ट था? देखिए, जैसा कि आपको बताया 1 से 3 साल के लिए, तो पहले क्या था कि जो रेपो रेट था उस पर हमें 1 दिन से लेकर के 1 साल तक ये लोन मिल रहा था। ओके, अब क्या हुआ कि ये जो था ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 1 साल से लेके 3 साल तक के लिए अब हमें थोड़े सस्ते लोन मिलने लगे। कैसे मिलने लगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैंक रेट हमारा जिस समय ये अनाउंस हुआ उस समय 4.25 था। आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि इस समय का करंट बैंक रेट क्या चल रहा है और करंट रेपो रेट क्या चल रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ गूगल का उपयोग मत कीजिएगा, आप कहीं से भी अगर अपडेटेड हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो उस समय क्या था, बैंक रेट जो था वो 4.25% था और रेपो रेट 4% हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.25% कम दर पर उसे 1 से 3 साल का लोन मिल जा रहा था। अब इससे क्या होता? इससे ये फ़ायदा हो रहा था कि अब बैंक को ईजिली अगर लोन मिलता तो वो कम रेट पर, अगर लोन मिलता तो वो कम रेट पर उसे लेंड कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ डज इट हेल्प बैंक्स? ये बैंक को कैसे हेल्प कर रहा था एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी, और ये इकॉनमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था? देखिए, LTRO प्रोवाइड्स बैंक्स विद एक्सेस टू चीपर कैपिटल, ठीक है, फ्रॉम RBI। LTRO की वजह से क्या हो रहा था, RBI से बैंकों को चीपर कैपिटल मिल जा रहा था। ओके, इसके कारण क्या हो रहा था? जाहिर सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया, ये इंकरेज कर रहा था उन्हें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, लेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट दीज लॉन्ग टर्म फंड्स। आपको पहले बताया कि 1 से 3 साल के लिए अब ये लॉन्ग टर्म फंड्स हो जाएंगे, तो इन्हें वो ऐसी जगह लगा सकता था जिसमें इनको बेटर रिटर्न और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो सके। ओके, आगे देखते हैं। ऑल्सो एज बैंक प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। अब हो क्या रहा था, इसी के साथ साथ बैंक जो है वो क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलेट्रल के तौर पे RBI को दे रहे थे, जिसके कारण
अब मार्केट से जो बैंक के बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो तो सीधा सीधा आरबीआई के पास चले गए। उसके कारण क्या हुआ कि मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी कमी हो गई। तो जब कमी हो गई तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड अब बढ़ने लगी। ओके, तो इसके साथ साथ एक साथ दो काम होने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द फर्स्ट बैंक टू यूज एलटीआरओ? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा पहला बैंक था जिसने एलटीआरओ का उपयोग किया? जी नहीं, आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कौन था? ये पहला एलटीआरओ को इंट्रोड्यूस करने वाला जो बैंक था वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्यों यूज़ किया था? देखिए, जब वहाँ पर डेप्ट क्राइसिस हुई थी 2008 में, तब उन्होंने एलटीआरओ को यूज़ किया था। एलटीआरओ एक एक्रोनिम है जहाँ पर इसका मतलब था, यानी कि जो ईसीबी ने निकाला था उसका मतलब था लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन। यहाँ ठीक से देख लीजिए आप, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन। ओके, आगे देखते हैं। सो व्हाट प्रॉम्प्टेड आरबीआई टू इंट्रोड्यूस इट इन? तो इस क्या हुआ कि आरबीआई को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि उसने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया? हाउ मच हैज़ इट डन सो फार? और अब तक ऐसा क्या क्या हो गया है, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं इसमें आगे चलने से पहले, कि हो क्या रहा था कि आरबीआई जो है वो बहुत दिनों से ये चीज़ देख रहा था कि जब वो रेपो रेट पर कुछ भी कर रहा था, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा था कि जब रेपो रेट उसने डिक्रीज़ किया तो ये उम्मीद करता था बैंकों से कि अब जो है जब मैंने रेपो रेट डिक्रीज़ कर दिया है तो चीपर हो जाएंगे लोन और बैंक जो है वो लोन देना शुरू कर देंगे और लोगों को। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ठीक है, बैंकों को इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। इसके कारण बैंक ईजिली लैंड नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग उनके नहीं हो पा रही थी। और लैंडिंग नहीं हो पा रही थी तो आरबीआई का जो ट्रांसमिशन था वो गड़बड़ हो जा रहा था। आरबीआई जिस तरह से अपनी चीज़ों को ट्रांसमिट करना चाह रहा था वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो जब ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा था तो उसके कारण क्या हो रहा था, क्रेडिट हर्डल आ जा रहा था। ओके, क्रेडिट हर्डल मतलब आरबीआई चाहता था कि हम अगर आपको सस्ते में क्रेडिट दे रहे हैं तो आप इस क्रेडिट को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रही थी, जिसके कारण क्रेडिट हर्डल यानी कि बैंक जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, वहाँ हर्डल आ जा रहा था। और उसके कारण जब बैंक क्रेडिट नहीं दे पा रहे थे तो मार्केट में लिक्विडिटी इशू बना हुआ था। इसी चीज़ को लिक्विडिटी इशू, जैसे कि आपने देखा होगा यस बैंक का जो केस था लिक्विडिटी इशू से रिलेटेड था, तो ठीक इसी तरह के कई केसेस थे जो हो रहे थे। इसी चीज़ को सही करने के लिए, एक बेटर ट्रांसमिशन के लिए एलटीआरओ का यूज़ हुआ। ओके, ये एक कारण था, और भी कई कारण हैं जिसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एलटीआरओ को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये भी एक मेजर कारण बना हुआ था। ओके, देखिए ऐसा था कि एलटीआरओ तो इसके कारण इंट्रोड्यूस हो रहा था और बैंक वहाँ अधिक से अधिक लोन क्यों नहीं दे पा रहे थे? आरबीआई जब दे ही रहा था उन्हें सस्ते में रेपो रेट कम करके, तो फिर क्यों, क्या दिक्कत आ रही थी? देखिए ऐसा था कि बैंकों को ये कहा गया था कि वो जो बोरो कर सकते हैं लोन, वो 0.75% किस चीज़ का, एनडीटीएल का 0.75% वो बोरो कर सकते हैं लोन। ओके, उसके कारण उनके पास काफ़ी कम आ रहा था, जो बोरोइंग हो रही थी उनकी काफ़ी कम हो रही थी, जिसके कारण ये ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ रही थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको एनडीटीएल जानना है कि एनडीटीएल क्या होता है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो है एनडीटीएल की, उसे आप देख लीजिए तो आपको एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर डाल दूंगा और मोस्ट प्रॉब्ली कमेंट में भी इसका लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो का एनडीटीएल का लिंक डाल दूंगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब नाउ एक और दूसरा कारण था, वो क्या था वो देखते हैं। कोविड-19 आजकल जो मेजर प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19, उसे समझ लेते हैं कि ये भी एक मेजर कारण बनता चला गया। कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि सारी जो डोमेस्टिक इक्विटी थी वो भी बिक रही थी। ठीक है, बॉन्ड्स बिक गए, फॉरेक्स में भी काफ़ी मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट काफ़ी लीड करने लगा। इन सब के कारण क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया रिडेम्पशन प्रेशर में।
ठीक है। जब सबके पास इक्विटी आ गई तो उसके कारण क्या हुआ कि अब लोगों को चिंता ये होने लगी कि अब हम इसे भुनाएंगे कैसे, यानी कि इसे हम अब हमारे पास तो पेपर्स हैं आ गए, लेकिन अब फिर हम इसे मार्केट से कैसे हटाएंगे, यानी कि हम इसे पैसा कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण सर्ज इन लिक्विडिटी प्रीमिया, लिक्विडिटी लोग ढूंढने लगे, ठीक है। कहाँ पर? ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी ढूंढने लगे, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे, कॉमर्शियल पेपर्स थे, ठीक है, डिबेंचर्स थे, इन सब में वो लिक्विडिटी ढूंढने लगे कि भैया अब तो हमें ये सब बेच कर हमें पैसे चाहिए, हमें लिक्विडिटी चाहिए। एंड इट बिकेम डिफ़िकल्ट, और इसके कारण क्या होने लगा, ये काफ़ी मुश्किल हो गया फॉर दीज इन इंस्ट्रूमेंट्स के कारण ये दिक्कत हो गया कि वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएंगे, जो कि सिर्फ बैंक क्रेडिट से नहीं चल सकता था, ठीक है। टू एक्सेस वर्किंग कैपिटल थ्रू बैंक क्रेडिट, सिर्फ बैंक क्रेडिट से वर्किंग कैपिटल एक्सेस करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, अब इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए, ठीक है, ये जो भी कैश क्रंच जो हो गया था उसको काउंटर करने के लिए सब्सिक्वेंट प्रेशर बनता चला जा रहा था, किस पर? कैश फ्लो पर, ओके। तो इसी चीज़ को, सब्सिक्वेंट प्रेशर जो था कैश फ्लो का, उसको काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि ऐसा है, अब हमें जो टारगेटेड टर्म रेपोज हैं, कह लीजिए कि 1 से लेकर के 3 साल तक वाले, उन्हें उठाओ और उनका ऑक्शन करना शुरू कर दो, ओके। अब ये समय आ गया था, ठीक है, 1 से लेके 3 साल तक वाले जो भी थे, ठीक है। तो बैंक ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि जितने 1 लाख तक करोड़ के हैं जो हैं, ठीक है, उन्हें हम अब ऑक्शन में लगाते हैं, ठीक है, और वो अब पॉलिसी रेपो रेट के हिसाब से हम ऑक्शन में लगा देंगे, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, पहला चीज़ आया अप्रैल 9 को, ठीक है। 9 अप्रैल को क्या हुआ, इट हैड डन 3 सच ऑक्शंस। 9 अप्रैल को 3 ऐसे ऑक्शंस लगाए गए जो 25-25 हज़ार करोड़ के थे, ठीक है। हर एक ऑक्शन 25 हज़ार करोड़ का था। 15 अप्रैल को फिर क्या हुआ, 15 अप्रैल को फिर से चौथा ऑक्शन होता है, वो भी सेम अमाउंट का, यानी कि 25,000 करोड़ का होता है, ठीक है। द RBI said maximum amount for a particular bank to invest in securities। RBI ने ये भी बोला कि जो आप मैक्सिमम अमाउंट क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे किसी सिक्योरिटीज़ में, वो 10% ऑफ द अलॉटमेंट, जो आपको अलॉटमेंट होगा उसका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। वो ये बैंक है ये कहना चाह, मतलब सेंट्रल बैंक ये चाहता था कि आप मैक्सिमम जगहों पर अपना पैसा लगाएं, इसलिए 10% अलॉटमेंट का 10% से ज़्यादा आप एक जगह पर एक सिक्योरिटीज़ में नहीं लगाएंगे, ठीक है। बहुत रेयर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम वीडियोस में आपको ये चीज़ मिलेगी। मैंने भी यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखी हैं, लेकिन इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें पता चलते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एज पार्ट ऑफ द सेकेंड कोविड-19 रेस्क्यू पैकेज, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड कोविड-19 रेस्क्यू पैकेज आता है, ठीक है। RBI फिर से सेकेंड कोविड-19 रेस्क्यू पैकेज लॉन्च करता है। इसका नाम होता है TLTRO 2.0, ठीक है। ये कब होता है, ये 17 अप्रैल को आता है, ओके। 17 अप्रैल को इसे लॉन्च किया जाता है, और इसका जो अमाउंट होता है वो 50,000 करोड़ होता है, ओके। TLTRO 2.0 को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। एक TLTRO 2.0 पर भी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, जल्द ही उसकी वीडियो मैं ले आऊँगा, और आगे देखेंगे कि TLTRO 2.0 में क्या हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो चीज़ें हैं, मेरा जो कंटेंट है आपको अच्छा लगा होगा, और पूरी तरह से ये TLTRO 2.0 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से एक लास्ट पॉइंट में मैं आपको वापस रिपीट करूँगा। देखिए, TLTRO एक वन लाइनर के वे में मैं समझाऊं तो TLTRO क्या है, TLTRO सेम आपका रेपो रेट की तरह ही है, यानी कि रेपो रेट पर ही मिलता है, जो 1 से 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है। 1 से 3 साल के लिए रेपो रेट पे मिलता है विद कोलेट्रल, यानी कि कोलेट्रल देने पर मिलता है, ओके। इससे ज़्यादा बहुत कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो डिटेल हैं वो अपनी जगह हैं, उन्हें भी समझना ज़रूरी था। चलिए, इसी के साथ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, आई होप सो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।